नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का यानी कि इंडियन पॉलिटी के यूपीपीसीएस 2012 से लेकर के 2019 तक के प्री और मेंस परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था का सभी प्रश्न जो है लगभग रिपीट करते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह है आपका जो है पार्ट 1 है। इसी तरह आपको 2 पार्ट जो है और दिए जाएंगे। कुल 3 पार्ट में जो है भारतीय राज्य व्यवस्था को कंप्लीट करा दिया जाएगा प्री और मेंस 2012 से लेकर 2019 तक के। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है आपका राज्य व्यवस्था का कि पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपका यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा गया जो है प्रश्न है। पहला दिया गया 50% सीटें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। दूसरा है ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। और तीसरा कथन है आपका कि मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन जो है डी सही होगा। केवल 3 कथन जो है वह आपका सही है कि मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। पहला जो दिया गया है कि 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, तो ये जो है आपका गलत है। और दूसरा जो है कि ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गाँव के रहने वाले सभी लोग होते हैं, तो ये भी जो है आपका गलत है। केवल तीसरा जो है यहाँ सही है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, केवल 3 कथन सही है। अगला जो प्रश्न है आपका किसने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केसी ह्यूयर ने। ऑस्ट्रेलियाई संविधानविद थे केसी ह्यूयर। इन्होंने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। तो डी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है कि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। कारण आर है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा। एक गलत है किंतु आर जो है वह सही है। कथन है कि आपका केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। ये जो है आपका सही नहीं है, गलत है। और कारण जो दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, तो ये जो है आपका सही है। तो यहाँ आपका ये गलत है और आर सही है। तो डी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कब। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा, 24 अप्रैल को। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वह प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस दिवस को सबसे पहले 2010 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो 2010 में सबसे पहले मनाया गया था पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। अगला जो प्रश्न है आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 43A में। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43A अंतः स्थापित करके यह प्रावधान किया गया कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। तो डी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं हम। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में कौन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अगला प्रश्न है आपका किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी कि लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976 में। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसके द्वारा किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ये विकल्प सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है आपका कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ये है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। कारण आर है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो नीचे कोड के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप देख सकते हैं कथन यहाँ, और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक कथन जो है वह सही है। आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। पहला जो है कथन सही है। दूसरा दिया गया कि अलग होने की एकमात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षा मिलेगी। ये जो है आपका सही नहीं है, गलत है। तो केवल एक कथन जो है वो आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ आप सी ऑप्शन में देख सकते हैं कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। तो ये जो है आपका गलत है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में है, तो चौथी अनुसूची में है, 4th अनुसूची में है आपका। तो सी विकल्प सुमेलित नहीं। बाकी सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता यह राज्य सूची का विषय है। जनगणना यह है संघ सूची का विषय है। दल बदल विरोध ये आपका 10वीं अनुसूची में दिया गया है। और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में है, तो चौथी अनुसूची में है। आगे बढ़ते हैं अब। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा यहाँ 29 विषय। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें कुल 29 विषय हैं और इन्हें जो है पंचायतों के कार्य क्षेत्र में भी जो है सौंपा गया था। और अगला क्वेश्चन आपका प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है यह 1977 में अस्तित्व में आया। दूसरा है इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। तो नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। केवल एक जो है वह सही है कि यह 1977 में अस्तित्व में आया। पीएमओ के बारे में कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में कह रहा है। तो यह 1977 में जो है अस्तित्व में आया था। पहला सही है आपका। दूसरा जो दिया गया है कि इसका प्रधान जो है कैबिनेट सचिव होता है, तो यह जो है आपका गलत है। इसका प्रधान जो है कैबिनेट सचिव नहीं होता है। इसका प्रधान जो है क्या कहलाता है, तो वह प्रधान सचिव कहलाता है। प्रधान सचिव कहलाता है, ना कि कैबिनेट सचिव, यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा इसका प्रमुख। तो दूसरा जो है गलत है, पहला सही है आपका यहाँ। तो सी विकल्प से हो जाएगा, केवल एक कथन जो है सही है वह। अगला क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। तो यह आपका त्रिपुरा में लागू होता है। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन हेतु 6ठी अनुसूची जो है के प्रावधान लागू होते हैं। और 6ठी अनुसूची इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की अनुमति भी प्रदान करता है। सिक्किम एवं नागालैंड इसमें जो है शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं विकल्प सी जो है प्रतिषेध दिया गया है, टू बी सर्टिफाइड। तो टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेक्षा के लिए प्रयुक्त शब्दार्थ है, न कि प्रतिषेध के लिए। तो ये जो है आपका सही नहीं है। बाकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ सही है। परमादेश के लिए जो शब्द है वी कमांड है। अधिकार परीक्षा के लिए क्या है, तो बाई व्हाट अथॉरिटी। याद रखिएगा सी विकल्प जो है आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ कई बार पूछा गया है प्रश्न, याद रखिएगा अनुच्छेद 110। धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित है। और धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, मैसूर में। भारतीय भाषा संस्थान यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज
मैसूर में स्थित है और यह 2019 में इस संस्थान ने अपनी स्वर्ण जयंती भी मनाई थी। स्थापना हुआ था 1969 में। याद रखिएगा, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा, 3, 5, 2, 1। ये आपका 2018 PCS में जो है पूछा गया प्रश्न है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, उसके बाद आर्थिक न्याय और तीसरा जो है राजनैतिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय हो गए, तो 3 हो जाएगा सबसे पहले। फिर जो है आपका 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। कौन कौन से? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार के जो है स्वतंत्रता हो गया। उसके बाद जो है 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है। 2 प्रकार के समानता की बात कही गई है। कौन कौन सा है? तो प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है। तो ये हो गया 3, 5, 2। और जो है आपका एक प्रकार की बंधुता यानी कि भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। तो 3, 5, 2, 1 जो है आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष यानी कि उपसभापति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद पनगड़िया। केंद्र सरकार ने जो है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्थान के रूप में नीति आयोग का गठन किया है और भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वह डॉक्टर राजीव कुमार हैं और सबसे पहले जो है थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष वह थे अरविंद पनगड़िया। तो ये विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना वह आंध्र प्रदेश बना और इसका सृजन कब हुआ? तो 1953 में। याद रखिएगा 1953 में इसका जो है सृजन किया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। 1956 में किया गया था पुनर्गठन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो यह है आपका नीति आयोग। नीति आयोग का संविधान में जो है कहीं किसी भी अनुच्छेद में जो है वर्णन नहीं मिलता है। आप संघ लोक सेवा आयोग देख सकते हैं, इसका वर्णन अनुच्छेद 315 में है। उसके बाद वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। निर्वाचन आयोग यह जो है आपका 324 में है, अनुच्छेद 324 में है। नीति आयोग का जो है कहीं भी आप संविधान में वर्णन इसका नहीं है। नीति इसकी स्थापना जो की गई थी 1 जनवरी 2015 को किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। अगला प्रश्न आपका, सरकारिया आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र राज्य संबंध से। यह प्रश्न जो है कई बार रिपीट किया गया है, तो याद रखिएगा। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था जो कि B शिवरमन तथा SR सेन इसके 2 अन्य सदस्य थे। इस आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो याद रखिएगा सरकारिया आयोग का संबंध पूछा जाएगा तो केंद्र राज्य संबंध से हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन यानी कि UK में। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो सी विकल्प यहाँ से होगा, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। तो सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है कई बार रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान आप भाग 2 में जो है बी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। और अनुच्छेद यदि पूछा जाएगा तो 5 से 11 में जो है नागरिकता का प्रावधान है।
अगला क्वेश्चन आपका, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 दिन। यदि बिना अनुमति के जो है कोई संसद 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसे जो है अयोग्य घोषित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से। 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया और आईपीसी की धारा 377 जो है अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। तो यहाँ जो है ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यहाँ सही हो जाएगा। समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 याद रखिएगा पूछा जाता है। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 यदि अनुच्छेद पूछा जाएगा तो 36 से 51 के तहत जो है किया गया है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका वर्णन जो है भाग 4 में है और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो 36 से 51, ये याद रखिए। डी विकल्प जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योजना आयोग को। आपको पता है योजना आयोग का नाम जो है अब 1 जनवरी 2015 से बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नीति आयोग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए थे और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था तथा इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समन्वित हुई थी जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो बहुत से लोग जो है 26 नवंबर 1949 ही जानते हैं, लेकिन जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वह 24 जनवरी 1950 को हुआ था। आपका सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधान परिषद को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या से कम 2/3 द्वारा पारित कर दिया गया है। और विधान परिषद जो है एक अस्थायी सदन है, यह भंग नहीं की जा सकती है। तो डी विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा यहाँ, 20। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो है 20 हो सकता है। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी कि कोरम कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। अगला क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है यहाँ कि कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका दिया गया न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, तो यह हो जाएगा आपका 38वां संविधान संशोधन 1975 होगा। ए का हो जाएगा तीसरा, 38वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये आपका 1975 में हुआ था, जिसमें न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किया गया था। तो ये का हो जाएगा आपका तीसरा। बी है संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, तो यह आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया था। बी का हो जाएगा 1978, याद रखिएगा सन भी पूछा जाता है। बी का चौथा हो जाएगा। उसके बाद सी है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना,
तो ये आपका 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1988, तो सी का हो जाएगा पहला। और डी जो है आपका उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था कब, तो आपको पता है 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह जोड़ा गया था। डी का हो जाएगा दूसरा। तो 3 4 1 2 जिस ऑप्शन में होगा वह आपका सी हो जाएगा। 3 4 1 2 आप देख सकते हैं, विकल्प जो है यहाँ सी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं। पहला है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, दूसरा अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, तीसरा है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, और चौथा जो है कि उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा केवल 3, यानी कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। तो भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच जो है ये विशेषताएं जो है समान है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा केवल 3। अगला क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है कहाँ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है यहाँ सही हो जाएगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका जो कि अब जो है कनाडा कहा जाता है इसे। तो राज्यों का संघ पूछा जाएगा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वह अब हो जाएगा कनाडा से। यदि ऑप्शन में जो है कनाडा ना रहे तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम जो है सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभी कथन ये है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। कथन आ रहा है आपका कि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ से हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर एस आर सेन। केंद्र राज्य संबंधियों पर विचार करने के लिए हेतु जो है सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। इसके सदस्य जो थे वह बी शिवरमन थे और डॉक्टर एस आर सेन जो है इसके सदस्य थे। तो यहाँ सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, डॉक्टर एस आर सेन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक तरफ जो है दिया गया आपका राज्य, दूसरी तरफ राज्यसभा में सदस्यों की कितनी संख्या है। तो चलिए जो है देखते हैं यहाँ। तो गुजरात में जो है राज्यसभा के सदस्यों की कितनी संख्या है, तो 11 हो जाएगा। ए का हो जाएगा आपका दूसरा। गुजरात में कितना है राज्यसभा सदस्यों की संख्या, तो 11। और कर्नाटक में कितना है, तो कर्नाटक में है 12। कर्नाटक में है 12। उसके बाद जो है केरल में कितना है, तो केरल में 9 है। केरल में कितना है राज्यसभा सीटों की संख्या जो है 9 है। उसके बाद उड़ीसा में कितना है, तो उड़ीसा में 10 है आपका। डी का जो है चौथा हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका कथन जो सही होगा ए का दूसरा हो जाएगा। उसके बाद बी का जो है तीसरा होगा। उसके बाद सी का जो है हो जाएगा आपका पहला और डी का हो जाएगा चौथा। तो 2 3 1 4 सही होगा यहाँ। 2 3 1 4 जो है आपका विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। यहाँ सीटों की संख्या एक बार फिर से देख लीजिए। गुजरात में जो है कितना सीट है राज्यसभा का, तो 11 है। कर्नाटक में कितना है, तो 12 है। और केरल में कितना है, तो केरल में आपका 9 सीट है राज्यसभा का। और उड़ीसा में कितना है, तो उड़ीसा में 10 सीट है। अगला क्वेश्चन आपका नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। अभिकथन ये है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। और कारण आ रहा है कि आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। तो नीचे दिए गए कोड से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी विकल्प सही होगा। ए सत्य है पर आर जो है वह आपका असत्य है। यानी कि आप देख सकते हैं चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। ये सही है आपका। लेकिन कथन यहाँ जो दिया है कारण कि आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, ये जो है आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न आपका राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1952 में। राज्यसभा का सबसे पहले गठन जो है कब हुआ था, तो 1952 में इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को।
और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो याद रखिएगा, पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो यह है आपका राष्ट्रपति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो आप देख सकते हैं डी विकल्प जो दिया गया है कि लेखानुदान बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, ये जो है आपका सही नहीं है। बजट प्रस्तुतिकरण एवं बजट मांगों के सदन से पारित होने के मध्य के समय में जो है प्रशासनिक व्यय को पूरा करने हेतु लेखानुदान की मांग की जाती है। अन्य शब्दों में यह बजट पारित होने से पहले के प्रशासनिक व्यय हेतु आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक अग्रिम मांग है। तो यहाँ आपका डी विकल्प जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो है सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तो पहला है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तीसरा है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, और चौथा है आपका संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी विकल्प सही होगा। 1, 2 और 4 सही है। यहाँ भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची के बारे में जो है आपको कहा कि पूछा गया है। तो पहला जो दिया गया है कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है तीसरी अनुसूची में। उसके बाद दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। उसके बाद जो है तीसरा जो है यहाँ सही नहीं है, राष्ट्रपति के लिए पद का शपथ का प्रारूप नहीं है। चौथा सही है, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो 1, 2, 4 जो है यहाँ सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृत्युदंड। मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 21 जो है स्वयं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किए जाने की बात करता है। तो डी विकल्प जो है इसमें समाहित जो है इसके दायरे में नहीं आएगा। अगला आपका, निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक संवैधानिक संस्था है। ये जो है क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है। ये ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। अभिकथन ये है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कथन है आपका कि भारत का अपना एक संविधान है। तो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे कि आपको कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ आपका बी विकल्प सही होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अब भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है, भारत लोकतांत्रिक देश है। भारत का अपना एक संविधान है, भारत का अपना एक संविधान भी है, लेकिन जो है ये कथन अभिकथन जो है वह कथन ए की सही व्याख्या नहीं है आपका। तो बी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। पहला है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। दूसरा है, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। तीसरा है, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। चौथा है, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो आपको बताना है कूट के माध्यम से कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आप देख सकते हैं 1 और 3 जो है सही है हुआ, यानी कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है, राज्यपाल को जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का जो है अधिकार नहीं है। और उसके बाद जो है आपका तीसरा जो दिया गया कि उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो ये भी जो है आपका सही है। दूसरा दिया गया वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ये जो है गलत है। राज्यपाल जो है विधानमंडल का हिस्सा होता है। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, ये भी जो आपका गलत है, न्यायिक शक्ति है।
तो यहाँ आपका बी विकल्प सही होगा, 1 और 3 जो है सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है प्रवृत्त रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 वर्ष से अधिक नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अधीन राज्य सूची में निहित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति व प्रावधान किया गया है। राज्यसभा द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अधीन पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है वह 1 वर्ष तक प्रवृत्त यानी कि लागू रहेगा, 1 वर्ष से अधिक लागू नहीं रहेगा। तो सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही न की जाती हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 दिनों तक। संविधान के अनुच्छेद 109 के 1 के अनुसार जो है धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक के रख सकती है। तो बी विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका संवैधानिक संशोधन, तो यह आपका अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन यह अनुच्छेद 368 में, ए का चौथा हो जाएगा। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में है, तो बी का हो जाएगा तीसरा। वित्तीय आपात का वर्णन अनुच्छेद 360 में है, तो सी का हो जाएगा पहला। और अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन अनुच्छेद 312 में है, तो डी का हो जाएगा आपका दूसरा। याद रखिएगा अखिल भारतीय सेवा है, लोक सेवा आयोग पूछा जाता तो हो जाता वह 315 अनुच्छेद। तो 4, 3, 1, 2 जिस ऑप्शन में होगा वैसे हो जाएगा। आप देख सकते हैं विकल्प बी जो है यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है आपका सरकारीय आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। तो यह क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं कई बार रिपीट किया गया है लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम में। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र राज्य संबंधों के मध्य। सरकारीय आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य इसका संबंध है। अगला आपका राज्य वित्त आयोग है एक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में जो है आपका आयोग के गठन की प्रावधान है और प्रत्येक 5 वर्ष पे जो है इसका गठन किया जाता है। अनुच्छेद 243 आई में है यह जो है राज्य वित्त आयोग, तो जाहिर सी बात है अनुच्छेद 243 आई में है, तो क्या हो जाएगा यह संवैधानिक संस्था होगा। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। संविधान के अनुच्छेद 253 में यह उल्लेख है कि संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। तो डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में है, तो सी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। 320 में जो है ये लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है, और यदि लोक सेवा आयोग पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 315। लोक सेवा आयोग का गठन 315 में है और 320 में जो है लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है यह। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारती वाद 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में जो है केशवानंद भारती की जो है मृत्यु भी हो गई है।
अगला क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा 1 वर्ष तक। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 9 में। संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और इसे संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंततः स्थापित किया गया था। और लागू कब हुआ था? तो यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसलिए जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो लागू जो है याद रखिएगा, कभी कभी आपको 1993 भी दिया रहेगा, तो लागू जो है यह 93 में हुआ था। और इसका जो है संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। तो जो है भाग पूछा गया है यहाँ से, तो भाग 9 हो जाएगा आपका, ए विकल्प से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। और पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ जो वह 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य था विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BR मेहता को, बलवंत राय मेहता इनका पूरा नाम है। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। तो बिल्कुल सही है। कारण आर है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो यहाँ जो है आर भी सही है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा। ए तथा आर दोनों सही है और जो है आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। तो ए विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो वह जो है राज्य का विधानमंडल है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद जो है 243 ग के अनुसार जो है राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के साधारण बहुमत द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद कर सकता है। दोस्तों जो है अनअकैडमी पर UPPSC, यदि आप UPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री में जो है आपका UPPSC प्रीलिम्स फ्री मॉक टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन जो है किया जा रहा है। आप इसमें एनरोल होकर जो है फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका 9 सितंबर से ही जो है स्टार्ट हो गया है और 27 सितंबर तक जो है यह आपको फ्री में जो मॉक टेस्ट कराया जाएगा। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आप फ्री में जो है अनअकैडमी में जो है UPPSC के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और आप यदि UPPSC के किसी भी जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या यूपी के अन्य एग्ज़ाम जैसे कि UPSI, यूपी लेखपाल या फिर यूपी RO की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है आपको उसके लिए मॉक टेस्ट या फिर जो है क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। और या आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम लर्नर नाम से जो है रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का जो है डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जो है देख सकते हैं। और दोस्तों जो है आप अनअकैडमी की किसी भी कोर्स की जो है जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी जो है लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। वहाँ से आप लॉगिन करेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करके आप पूरी जानकारी जो है वहाँ से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो यह है आपका अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 में राज्य यानी कि देश को निम्न निर्देश दिए गए हैं जो कि भारत की विदेश नीति से संबंधित है। पहला है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का और राष्ट्रों के बीच जो है न्याय, संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का।
और तीसरा जो है संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का। तो विदेश नीति से आपसे पूछा गया है, तो अनुच्छेद 51 जो है संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो एक तरफ आपका संस्थान है, दूसरी तरफ अनुच्छेद दिया गया है, मिलान करना है। ये एक आपका दिया गया है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 148 में है, तो ए का हो जाएगा। तीसरा आपका और वित्त आयोग का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में है, बी का हो जाएगा दूसरा। और प्रशासनिक अधिकरण ये आपका अनुच्छेद 323 ए में है, तो सी का हो जाएगा चौथा। उसके बाद जो है आपका संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है ये, तो डी का हो जाएगा पहला। 3, 2, 4, 1 जिस ऑप्शन में होगा वैसे हो जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए ही सही है आपका, 3, 2, 4, 1। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो अधिकतम संख्या 21 हो सकता है आपका, ए विकल्प जो है सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो वह है भारत का महान्यायवादी, डी विकल्प जो है सही हो जाएगा, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करता है। और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 76 में है। भारत के महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ से होगा, नमित शर्मा बनाम भारत संघ। नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, तो यह आपका ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना यह मौलिक कर्तव्यों से जो है संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 संसद की अवशिष्ट विधायी शक्ति के बारे में प्रावधान करता है यह। इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या फिर राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है संसद को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के प्रधान न्यायाधीश, ये विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ये है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। कारण आर है कि उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर जो भी पहले हो धारित करता है। तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा डी विकल्प सही होगा, ए तथा आर दोनों ही जो है यहाँ गलत है आपका। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो कि भारत का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुका हो। उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो 3 वर्ष या अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत जो भी पहले हो कर दिया गया है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही होगा, ए और आर दोनों ही जो है क्या है असत्य हैं यानी कि गलत हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। पहला आपका राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो ये जो है बिल्कुल सही है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन अनुच्छेद 243 आई में है। उसके बाद आर दिया गया है कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता, तो ये जो है गलत है, संस्तुति कर सकता है। तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा कथन ए सही है और आर जो है वह गलत है, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 100। अगला प्रश्न है अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है,
तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी कर सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जो है वह जारी कर सकता है। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। भारत में लिखित संविधान है, तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है। भारत का संविधान कैसा है? तो लिखित संविधान है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है, तो ये भी जो है आपका सही है, लेकिन ए और आर का जो है कोई संबंध नहीं है, आप देख सकते हैं। तो बी विकल्प सही होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? तो यह है आपका विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। कथन यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, तो यहाँ जो है आपका सही है। राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक प्राधिकरण है यह। कारण आर है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, तो आर जो है ये गलत है। भारत के निर्वाचन आयोग का नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है आपका, तो ये सही है, आर जो है वह गलत है। तो यहाँ डी विकल्प सही होगा, ये सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 61 में वर्णित है। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के तहत अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो यह है आपका एकहरी नागरिकता। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। भारत में सबसे पहले लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना जहाँ हुई थी वह महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा यहाँ, 51वां संविधान संशोधन। यह आपका 2003 हो जाएगा। 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में संशोधन करते हुए केंद्र तथा राज्यों में मंत्रियों की संख्या क्रमशः लोकसभा और विधानसभाओं के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दिया गया है। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मत देने का अधिकार जो है वह वैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? तो यह है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न है, संसद में शून्यकाल का समय क्या है? तो शून्यकाल का समय है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संसद में कौन शामिल है? तो आपको पता होगा भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं, तो डी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ।
तो दोस्तों जो है ये था आपका भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े जो है 2012 से लेके 2019 तक के पूछे गए यूपीपीसीएस प्री और मेंस में सभी प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और दोस्तों अनअकैडमी पर जो है यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए जो फ्री में मॉक टेस्ट जो है कराया जा रहा है। यह टेस्ट जो है आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही कराया जाएगा। और यह टेस्ट जो है 26 सितंबर को 10 बजे से जो है शुरू होगा। तो आप जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा इस टेस्ट का, वहाँ से जो है रजिस्ट्रेशन करके आप इस फ्री में जो है मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। और दोस्तों जो है अनअकैडमी पर ही RO मेंस के लिए 12 अक्टूबर से जो है बैच चलाया जा रहा है। जो लोग भी जो है सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप एग्ज़ाम लर्नर EXAMLEAR एग्ज़ाम लर्नर के नाम से जो है आप रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का जो है डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एग्ज़ाम लर्नर आप कैपिटल में लिखिएगा, कोई भी स्पेस मत दीजिएगा, एग्ज़ाम लर्नर लिखिएगा, आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 12 अक्टूबर से जो है RO के लिए मेंस का बैच जो है अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है, उसके लिए भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों जो है वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।